फिजिकली जब वो होता था ना, अरे अपनी शक्ल तो देख लो यार, एक्टर बनने आए टाइप में, तब बड़ा दिक्कत होती यार, ऐसा क्या शक्ल का क्या है यार, इतना इतने अगली भी नहीं है यार, तो थोड़ा बहुत ओके ओके हैं इतने, मतलब आई नो कि यार खूबसूरत नहीं है बट ठीक है, इट्स ओके यार, क्या बुराई कर दी। ऐसा लगता था ये डाका डाल के आया हम लोग कहीं। अरे क्यों, अरे क्या है, क्या ए क्या है, किसी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हिम्मत, ऑफिस में क्या क्या है भाई, क्यों आए? उनको लगता ही नहीं था। मैंने कहा एक्टर है यार, है भले दिखने से तो लगते नहीं हो यार एक्टर, तो ये बड़ा बड़ा अजीब लगता था, यू नो। हाँ, नाश्ता डिनर चाय बिस्किट, नाश्ता चाय बिस्किट, डिनर चाय बिस्किट। मतलब पार्ले जी, आज मुझे कोई पार्ले जी दिखाए ना, तो रहती है यार क्या हो ऐसे हो जाता महीने है। निकाल दिए? महीने निकाल दिए थे, महीनों निकाल दिए थे। कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ कि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए हो जाए तो वो भी नहीं हो पा रहा। तो फिर थैंक गॉड के यार दोस्त बहुत अच्छे थे, जिसका ये पता लगा लेते थे कि किसका काम चल रहा है आजकल, तो उसके घर पे जाके जो है डेरा डाल लेते थे। अच्छी बात ये थी कि राजपाल को आते ही काम मिलना शुरू हो गया था जी। तो पैसा वैसा होता था, खाना बनता था, बहुत बड़े कढ़ाई में खाना बनता था, तो सब लोग जो है, जैसे लंगर खोल रखा था उसने जी। तो सब लोग वहीं खाना खाते थे। कुछ लोग चले जाते, कुछ रह जाते, वहीं सो जाते थे। मैं अक्सर राजपाल के घर पे ही सो जाता था। मेरे फादर ना सीधे साधे से किसान थे, और जब किसानी बिल्कुल ही बर्बाद हो गई किसानी में, तो उन्होंने एक दो जॉब करने की कोशिश की। जॉब इन द सेंस के साइकिलों की दुकानें की, फिर एक आरा मशीन लगाई, फिर एक दो काम और किए, सारों में फ्लॉप हो गए वो, और ख़ुद का ही पैसा खर्च हो जाता था उनका जो बचा खुचा था। तो मैं देखता था उन सारी चीज़ों को, क्या मेरे फादर को आता ही नहीं कुछ भी, हर 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 काम फ्लॉप कर देते हैं वो। तो मेरे दिमाग में मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार मैं कोई काम करूं, मैं फ्लॉप नहीं होऊंगा। मेरी 14 साल की बेटी है, उसको बोलता तू बता मुझे कैसा बाप होना चाहिए, Really? तू बता। हाँ Okay. हाँ, तो बताती है मुझे कि So पापा आप ऐसे हैं। कैसे, क्या बताती वो है? तो ज़्यादा वो बनेगा, मेरे फादर का वो मत किया करो। मैं आपको अपने सीक्रेट बताऊंगा, मेरे दोस्त बनोगे आप तो। Hello everybody, I am Rudrani and this is a very special show called Letters to My Dad. शो में हम ऐसे कलाकारों से बात करते हैं जो ऑफ कोर्स टैलेंटेड है, लेकिन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, जो हमें कुछ बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स दे सकते हैं और जिनकी ज़िंदगी से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। टॉकिंग अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एक स्पेशल गांव बुधाना से आते हो, जहाँ पे अपनी बचपन की परवरिश हुई थी, और वहाँ से शुरू करते आप मुंबई में आके आपने खुद हर चीज़ किया। पर जब पहले बार आप एक छोटी जगह से इस बड़े शहर में आते हो, किस तरह से आपने खुद को संभाला? किस तरह से आपने उस चकाचौंध को देख के आपने खुद को संभाला? शुरू में तो हिम्मत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रहते थे हम लोग, वहाँ से गाड़ियों को आते जाते देखता था मैं। तो लगा गया बहुत ही स्पीड है, कैसे मैच करेंगे हम लोग इस शहर से। जी। तो वही शॉकिंग था उसमें, उसकी वजह से 15 दिन तक तो अपने रूम से ही नहीं निकला था मैं, सिर्फ दूर से दिखता था। ओ माय गॉड सो फास्ट, यू नो। रूम से हाँ, रूम से दिखाई देता था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सो फास्ट, तो कैसे मैच होगा ये। बट धीरे धीरे बहुत सारे यार दोस्त, अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे यार दोस्त थे, सारे एक्टर्स थे, और उनके साथ जाना आना, अकेले जाने की कहीं हिम्मत नहीं होती थी, तो गैंग का गैंग चलता था पूरा। अच्छा। हाँ। कोई जाने पहचाने लोग हैं गैंग में? हाँ हाँ, ये विजय और राजपाल, सोनू, बहुत सारे लोग थे। अशरफ थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो जब भी जाते थे कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं, तो पूरा ग्रुप का ग्रुप जाता था। किसी का हो जाता था, किसी का नहीं होता था, किसी का दूसरी फिल्म में हो जाता था, किसी के छोटे से कुछ सीरियल में हो जाता था। सीरियल में ज़्यादा वो कर रहे थे हम लोग, ट्राई कर रहे थे। पर डे के बेसिस पे जो है, पर डे के बेसिस पे जो पैसा मिलता है। और कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ कि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए हो जाए तो वो भी नहीं हो पा रहा।
तो फिर थैंक गॉड के यार दोस्त बहुत अच्छे थे, जिसका ये पता लगा लेते थे कि किसका काम चल रहा है आजकल, तो उसके घर पे जाके जो है डेरा डाल लेते थे कि भाई तू ही खिलाएगा, तू ही सब कुछ करेगा, जब तक तू नहीं भगाएगा हम यहीं रहेंगे। और वो घर किसका था? घर बहुत सारे लोगों के हो सकते थे, जैसे राजपाल का कभी घर हुआ करता था, तो राजपाल की अच्छी बात ये थी कि राजपाल को आते ही काम मिलना शुरू हो गया था जी। तो पैसा वैसा होता था, खाना बनता था, बहुत बड़े कढ़ाई में खाना बनता था, तो सब लोग जो है, जैसे लंगर खोल रखा था उसने जी। तो सब लोग वहीं खाना खाते थे, कुछ लोग चले जाते, कुछ रह जाते थे, वहीं सो जाते थे। मैं अक्सर राजपाल के घर पे ही सो जाता था। और धीरे धीरे फिर कुछ सालों के बाद हमें भी काम मिलना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मिलना शुरू हो गया। यही सिलसिला चलता रहा, फिर कई सालों तक चलता रहा, काफ़ी टाइम तक। हाँ काफ़ी टाइम तक चलता रहा, फिर धीरे धीरे होता चला गया काम। पर मुंबई के पहले आप दिल्ली में थे। हाँ दिल्ली में था। और दिल्ली में भी आपने काफ़ी कश्मकश की, काफ़ी। उस जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा बहुत, आपकी ज़ुबानी। दिल्ली में जब हम लोग आए थे तो हम डायरेक्ट एक अमेचर ग्रुप था जिसका नाम था साक्षी ग्रुप। तो साक्षी ग्रुप में हम लोग, साक्षी एक वक्त पे बहुत ऊंचाई पे था थिएटर ग्रुप, लेकिन जब हम पहुंचे तब तक वो डाउनफॉल हो चुका था उसका। अच्छा। हमने संभालने की कोशिश की लेकिन संभल नहीं पाया। तो जैसे विजय राज है, मैं हूँ, हम दोनों उस ग्रुप में शामिल हुए और 4-5 प्ले किए उसमें। बट उसका कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर स्पीड से गिरती है फिर उसको कोई रोक नहीं पाता। तो वो ग्रुप भी बहुत स्पीड से गिर रहा था। अच्छा। और हमने काफ़ी आके संभालने की कोशिश की उसको, लेकिन हमारे हाथों में इतना दम नहीं था, लोग गिर ही गया ऐसे। फिर विजय जो था वो NSD रेपेटरी में चला गया, मैं NSD स्कूल में चला गया। तो हम लोग वहाँ पे अपना काम वाम करने लगे। धीरे धीरे कैसे 3 साल निकल गए ट्रेनिंग के, और उसके बाद 2-3 साल और रहा मैं वहाँ पे। फिर 2000 के आसपास में मुंबई में आ गया। बहुत ही हार्ड टाइम था वो। हार्ड टाइम इन द सेंस के, हार्ड टाइम मैं इसलिए नहीं कि जब बात सर्वाइवल की आती है ना तो वो हार्ड लगता है साला, वो बहुत बड़ा दुखदाई होता है। हालांकि स्ट्रगल तो सब लोग करते हैं, लेकिन जहाँ स्ट्रगल ऐसे दौर पे आ जाए जब आपके खाने के भी वो पड़ जाए तो वो बड़ा कचोटता है। तो इसीलिए मैं करने लगा, जॉब करने लगा। थिएटर भी करता था उस दौरान में, किसी प्ले में काम कर लिया, ये वो। बस शाम को थिएटर का रिहर्सल, तो सुबह वो कर लिया, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वो जॉब किया। फिर थिएटर के लिए मंडी हाउस जो जगह है वहाँ पे आ जाते थे। फिर फाइनली क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे शेड भी नहीं था, तो धूप में खड़ा रहना पड़ता था। तो आधा तो काला में वहाँ हुआ। आपको मड़ियल कह के निकाल दिया, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वाला मरियले के कौन कमज़ोर सिपाही को पकड़ के लिया यार टाइप में, हटाओ इसको, तो निकाल दिया वहाँ से। तो फिर मैं गया अपने डिपॉजिट लेने के लिए। भाई डिपॉजिट जमा करना पड़ता था ना पहले, जॉब करने से पहले। मैंने भाई वो डिपॉजिट दे दो। बोले गलती हमारी नहीं, तुम्हारी गलती, इसलिए डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। तो पैसा गया? वो गया पैसा। और वो ऐसा पैसा था कि मैं माँ की ज्वेलरी रख के वो जॉब लिया था मैंने, तो पैसा भी नहीं लिया। मैंने कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कोशिश की, गालियाँ वाली भी देख के आया वहाँ पे मैं, उसके ऑफिस में। मेन ऑफिस शादरा में था, शादरा एक जगह है। जी जी बिल्कुल। तो मेन ऑफिस वहाँ पे था उनका, वहाँ गालियाँ वाला देख के आया मैं उनको अच्छे से, कि देख लूँगा एक दिन। देख तो रहे हो आज। तो बोले निकल जा जल्दी से, तो मैं निकल गया जल्दी। मुस्टंडे खड़े होते, सारे सिक्योरिटी गार्ड ही थे वो भी, निकल गए। फिर एनीवे खैर, फिर क्या हुआ, फिर स्ट्रीट प्ले करने लगे। स्ट्रीट प्ले में क्या होता था, पहले चैनल तो 1 ही 2 थे। पहले तो जी आया था, फिर सोनी, ऐसा कुछ था जी। हाँ। जी में भी क्या होता था कि जो प्ले होते थे ना उनको शूट किया जाता था ऐसे रख के, तो वो प्ले आते थे। तो उन प्लेज में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, थोड़ा पैसा मिल जाता था। और स्ट्रीट प्ले करते थे, उसमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। तो वो क्या होता था, जैसे कि आपको तेल बेचना है, आप तेल का तब एडवर्टीजमेंट, टीवी तो इतना, दूरदर्शन था या तो डीडी मेट्रो था, उसमें इतना ज़्यादा तो वो नहीं था। जो हम लोगों से करवाते थे कुछ, कि भाई ये तेल है, इसके बारे में हर जगह जाके ना स्ट्रीट प्ले करो, इसको बेचो, इसके बारे में बताओ, इस तेल के बारे में, इसकी खूबियाँ बताओ। तो हमने 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया, एक वैन तैयार की, उसमें ढोल ढमड़ी रखी, और हर जगह जाके जो है तैयार हो जाते थे, परफॉर्म करते थे। तो अब ऑडियंस को कैसे जुटाएं उसमें, ये बड़ा सवाल होता था कि ऑडियंस जाके डायरेक्ट प्ले शुरू कर दिया तो ऐसे कोई नहीं आएगा।
और 15-15 20-20 मिनट की स्किट होती थी वो। तो हम लोग क्या ड्रामा करते थे, पहले आपस में लड़ते थे कि फाइट करते थे, लोग आएंगे तो एक झूठ मूठ की फाइट करते थे, तेरी माँ की बहन की, क्या कर लेगा तू, ये वो सब ये सब करते थे। तो लोग डर के क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो लोग इकट्ठे होने शुरू, वहां पे हम लोग प्ले शुरू कर देते थे। सो स्मार्ट। हाँ, तमाशा तो करना पड़ा उसके बाद। तमाशा करना पड़ता था, तब लोग इकट्ठे होते थे, उनके सामने फिर अपना स्किट शुरू करते थे। तो 5-6 शो एक दिन में करते थे, उसका 150-200 रुपये मिल जाता था, तो वो बड़ा सुकून होता था तब। तो उस दौरान अच्छे खासे पैसे मैंने कमाए, उन पैसों को लेके वो ज्वेलरी छुड़वाई मैंने फिर मम्मी की जो मम्मी की। हाँ, नवाज, मैं ये पूछना इसलिए चाहती थी क्योंकि मैं आपको कह रही थी, मैंने विजयराज से मैंने बात की थी और मैंने कहा था वो बात इसी दौरान आई थिंक आप लोग साथ में रहे थे और आप लोग वो कह रहे थे कि जब खाना नहीं होता था तो मतलब बिस्किट और चाय पे काफ़ी टाइम अपने निकाल दिए। हाँ, नाश्ता डिनर चाय बिस्किट, नाश्ता चाय बिस्किट, डिनर चाय बिस्किट। मतलब पार्ले जी, आज मुझे कोई पार्ले जी दिखाए ना तो रहती है यार क्या हो गया? ऐसे हो जाता महीने है। निकाल दिए। महीने निकाल दिए थे, महीनों निकाल दिए थे। इमेजिन। तो ऑब्वियसली आज देखोगे तो थोड़ी ना खाओगे, आज नहीं खाऊंगा मैं। कुछ भी खा लोगे, बिस्किट पार्ले जी। पार्ले जी से डर लगता कि पता चला वहीं पहुंच गया, फिर खाया एक जादू की ऐसा हुआ, कुछ नहीं पहुंच गया फिर। ओह गॉड। बट इंटरेस्टिंग ये है कि विजय कह रहे थे कि अपनी जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, आप लोगों ने लाइफ को जिया ज़रूर है और उसके थ्रू आपकी एक्टिंग में, बिकॉज आप लोग ऑब्जर्व इतने करते थे अलग अलग लोगों को जगहों में रह के, वो हेल्प ज़रूर करता है। क्या आप इस बात को मानते हो? क्या बिल्कुल, आपको बिल्कुल, लगता है of कि आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है एज एन आर्टिस्ट, वो आपको हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स हेल्प करता है। बताइए मुझे कैसे। एक्चुअली हम लोग मतलब ऐसे जगहों से आए हैं, ऐसे दिल्ली में रहते हुए इतने हज़ारों लोगों के, क्या पूरे दिन बाहर ही रहते थे, सोने के लिए घर पे जाते थे, अदरवाइज़ बाहर ही घूमते फिर रहे हैं, कहीं बैठ गए, कहीं बात कर ली, कहीं थिएटर का रिहर्सल कर लिया, कहीं भी बैठ के कर लिया रिहर्सल। लोगों के बीच में रहते थे, हज़ारों लोगों के बीच में है क्राउड में। तो लोगों की अजीब अजीब सी हरकतें ऑब्ज़र्व करते थे, कई सालों तक करते रहे। वो काम आया, फिर मुंबई आए, मुंबई में आके वही फिर आवाराओं की तरह घूम रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, उसमें भी लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो वही होता है ना, इसलिए काम आता है वो कि जब कोई कैरेक्टर मिलता है ना, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कोई फिल्म नहीं होती, रियल लाइफ होती है। तो ईजीली कोई भी दिमाग में आ जाता है, कोई भी आदमी, जैसे कोई कैरेक्टर मिलता है, अरे यार वो देखा है 24 साल पहले एक बंदा देखा तो वो ऐसा सही था, तो पूरा उसका ना कच्चा चिट्ठा पूरा सामने आ जाता है, जी। कि वो ऐसे हरकत करता था, वैसे चलता था, वैसे बातें करता था, इन सब वैसा उसका सोच था, इन चीज़ों पे उसको गुस्सा आता था। तो सारी पूरा ऐसे जो होता है ना, खुल जाती किताब, खुल जाती है उस वक्त की, और ऐसा लगता कल की तो बात है, फ्रेश हो जाता था बिल्कुल जब उसके बारे में सोचते हैं। तो और किरदार जो कर रहे होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है फिर वो। आपने ये बात कही तो राउते के राज का ट्रेलर देख के मुझे लगा वो भी एक छोटा सा गांव होता है। इस तरह के जो रोल्स मिलते हैं उसमें आई थिंक आपको ये मौका मिलता है कि आप कुछ भी कहीं से भी इन्फ्लुएंस उठा सको। आई थिंक ये किरदार देखे हैं ना लोग, ये जो उस तरह के गांव देखे हैं, एक स्लो पेस का गांव है जहाँ पे टाइम ही टाइम है, धूप सेक रहे हैं तो सर्दियों में तो धूप ही सेके जा रहे हैं, अच्छी बात। और ये जो फिल्म की जो वो है, इसका उसका वही एक छोटा सा गांव है, बाकी सारे लोग भी वैसे ही हैं उसमें, और वो डिपार्टमेंट भी वैसा ही है, सारे डिपार्टमेंट ऐसे ही हैं कि वक्त ही वक्त है उन लोगों के पास। अचानक से कभी क्राइम ही नहीं हुआ, अचानक से 15-20 साल के बाद पता चलता है कोई मर्डर हो गया, तो उसी सुस्ती के अंदाज से वो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन, और धीरे 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 कैसे इंटरेस्ट उसको आने लगता है उस चीज़ में, और तब उसको खुद को पता चलता है यार ये स्किल तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे अंदर भी है ये। जी। हाँ, तो ये एक खूबसूरती है इस फिल्म की, रौतों का राज, जो 28 जून को रिलीज़ हो रही है। जब आप गांव में शूटिंग करते हो अपनी गांव की याद आती है? गांव सारे अपने लगते हैं, वो कहीं का भी गांव, चाहे वो बंगाल का गांव हो, चाहे वो साउथ का गांव हो, सारे लोग एक जैसे ही लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि गांव में ना गुलाम लोग नहीं रहते, मालिक लोग रहते हैं गांव में, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं वो लोग। शहरों में किसी की हिम्मत है 4 घंटा धूप सेकने की? जी। डंडे पड़ेंगे सर पे।
मालिक बोलेगा क्या बेवकूफ़ है, क्या बकवास कर रहा है, चल भाग, ये कर, तो लोग भागे दौड़ भाग रहे थे। ये तो भागते हैं दौड़ते हैं, ये कौन लोग हैं? वही है ना बेचारे, क्या कह सकते हैं। शहरों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तभी आप गांव जाइए, आपको पता चले एक बंदा एक ताऊ बैठा हो कब रख के करण लाग रहा है भाई, ये है। तो देखा एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड होता है। बॉडी लैंग्वेज ये अलग। एटीट्यूड आपको शहरों में नहीं मिलेगा, पता है। और सर कैसे हैं आप, क्योंकि उसका मन कर रहा है कुछ दे देगा, एक जॉब दे देगा, कुछ दे देगा। सर मैं आ जाऊँ सर, ये जो आ जाता है ना गिड़गिड़ाहटपन जो आता है, ये बहुत दुखदाई होता है एक्चुअली। सर मैं कल मैं 7 बजे आ जाऊँगा, नहीं सुबह 4 बजे हाँ सर मैं 4 बजे आ जाऊँगा सर मैं, ये है। और एक वहीं बंदा बैठा, ताऊ बैठा। अमेजिंग। ये फ़र्क है, जो एटीट्यूड आता है ना, जब मैं मेरे को हम लोग दिखने में तो लगते नहीं है ना, लेकिन वो एटीट्यूड हमें वहाँ से देखा हुआ है हमने। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर करते हैं, वो एटीट्यूड होता है, स्वैग होता है, वो गांव कस्बों से मिला हुआ है, यू नो। वहाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अंदाज ही अलग है, अंदाज ही अलग है, और खुद का है, खुद का है एग्जैक्टली, किसका ओढ़ा हुआ नहीं है। क्या होता है यहाँ पे प्रिविलेज जब होते हो फैमिली से, तो ये ऑप्शन रहता है कि हाँ स्ट्रगल में ठीक है, एक ऑप्शन है कि थोड़े टाइम के लिए माता पिता के पास चले जाओगे, लेकिन आपने खुद को वो ऑप्शन दिया ही नहीं था ना, क्योंकि आपको खुद भी उनके लिए कुछ करना था, है कि हाँ, मतलब ये था कि हार के नहीं जाना जी, या तो जाऊंगा नहीं, अगर जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा, ऐसा दिमाग में चलता है, हर एक एक्टर के दिमाग में चलता है। नहीं यार ऐसे नहीं जाएंगे यार, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, रो के नहीं जाएंगे या हार के नहीं जाएंगे। नवाज, आपकी एक डे इन द लाइफ ऑफ नवाज इन हिज गांव कैसा होगा? अब तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते थे वहाँ पर? यही था, स्कूल जाते थे, छोटा मोटा अपने स्कूल था, इंटरमीडिएट कॉलेज था, वहाँ जाते थे, बचे हुए टाइम में अपने खेत चले गए, कभी बदमाशी कर ली, जितने खेल थे छोटे मोटे उस वक्त सारे खेलते थे, जितनी बदमाशियाँ हो सकती वो सारी की हैं। जैसे कि हर तरह की बदमाशी की है। आम तोड़ना, हाँ, जामुन तोड़ना। एक बार क्या हुआ कि मैं कपड़े पहने हुए थे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुआ था, और जामुन तोड़ ली मैंने, और तोड़ के ना जेब में रख ली, और घर की तरफ जा रहा था, तो पता चला पूरा कुर्ता ही जामुन हो गया। बोले, मेरी माँ ने बोला, रे पागल, इतना तो जामुन का इतना तो रेट भी नहीं होगा जितना कुर्ता ख़राब कर लिया तूने, क्या। अब वही होता था, आप सोचो, एक बार क्या हुआ कि पेड़ वेड़ पे चढ़ रहे, पजामा फट गया मेरा, किसी उसमें आके टहनी में आके पजामा फट गया, और मेरे को डर लग गया, अम्मी क्या बोलेंगी अभी। तो मेरे घर के पास में एक घर था, तो मैं उनके घर पे गया, कि बूढ़ी सी चश्मा लगा रखा, सफ़ेद बाल उनके, आपा बोलते थे उनको। मैंने, आपा मेरे पजामा फट गया, मैं क्या करूँ, मम्मी मारेंगी मुझे, क्या करूँ मैं। तो बोले, ला मैं पैबंद लगा देती हूँ, पैबंद समझती है? जी बिल्कुल। ला मैं पैबंद लगा देती हूँ। तो मैंने तहमद पहना, पजामा निकाल के उनको दे दिया, और उस सिलाई मशीन से एक कपड़ा लिया, उन्होंने काटा ऐसे गोल सा, और वहाँ पे पैबंद लगा दिया, ले पहन ले, पता भी नहीं चलेगा अब उसको, और रफू कर दिया उसको, पता भी नहीं चल रहा कि फटा हुआ था, यहाँ पे उसने पैबंद मार दिया। और मैं लेके अपना गया, पता ही नहीं चला अम्मी को कि भाई इसका फटा हुआ पजामा है, क्या है। तो देखो, लोग भी ऐसे होते थे उस वक्त। आई थिंक हमारे पिताजी का हमारे ज़िंदगी में एक अलग इम्पैक्ट होता है। माँ के साथ तो ऑब्वियसली वो रिश्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, एक वार्मथ होता है। आप किस तरह से उस रिश्ते को देखते थे, कैसे आपने उनकी ज़िंदगी को देखी, उनसे आपने क्या प्रेरणा ली? फादर से? जी, मेरे फादर ना सीधे साधे से किसान थे, और जब किसानी बिल्कुल ही बर्बाद हो गई किसानी में, तो उन्होंने 1-2 जॉब करने की कोशिश की। जॉब इन द सेंस के साइकिलों की दुकानें की, फिर एक आरा मशीन लगाई, फिर 1-2 काम और किए, सारों में फ्लॉप हो गए वो, और ख़ुद का ही पैसा खर्च हो जाता था उनका जो बचा खुचा था। तो मैं देखता था उन सारी चीज़ों को, क्या मेरे फादर को आता ही नहीं कुछ भी, हर काम फ्लॉप कर देते हैं वो। तो मेरे दिमाग में मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार मैं कोई काम करूं, मैं फ्लॉप नहीं होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अलग अलग चेंज करके, क्या वजह है, मुझे बड़ा अजीब लगता था मेरे फादर का, अंदर से बड़ा वो होता था कि मैं भी शायद उस चीज़ ने मेरे को ना बहुत ही अलर्ट कर दिया कि फादर को मैंने जो भी काम किया उन्होंने सक्सेस नहीं मिली मेरे फादर को कभी भी, जीते जी तक उनको कभी सक्सेस नहीं मिली। तो मैंने सोचा यार ये मैं कुछ भी हो जाए, जो भी मैं काम करूँगा, मैं काम क्या करूँगा वो तो पता नहीं था मुझे, है ना।
बट मैं बहुत ही डिसिप्लिन रहूँगा, सुबह उठूँगा, शाम तक काम करूँगा, क्योंकि मैं अपने फादर की तरह फ्लॉप नहीं होना चाहता। तो लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि काम क्या करूँगा। मैं फाइनली जो है ग्रेजुएशन करने के बाद आवारा घूमा, घूमते घूमते किसी ने थिएटर दिखाया तो मुझे देख के ऐसा लगा कि यार ये काम था जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो विजुअल था ना उसका कुछ ज़बान थी उसकी। लेकिन ये मैं काम कर सकता हूँ, कभी भी बोर नहीं होगा और उसको 100% दे सकता हूँ मैं ये काम में। उस प्ले के दौरान ना ऑडियंस और सामने एक्टर स्टेज पे, जब वो मैंने देखा कितना खूबसूरत है ये समा, ये माहौल कितना खूबसूरत है, इसमें मैं पूरी ज़िंदगी वफ़ कर सकता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी समा सकता हूँ मैं अपनी इस माहौल में। तो मैं हल्का फुल्का जॉब कर रहा था तब, मैंने छोड़ दिया और मैं सारा कुछ छोड़ के ना सिर्फ थिएटर करने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पागल हो गया कि इतना अच्छा जॉब था तेरा, छोड़ दिया उसने। मैं केमिस्ट था तब, ये पागल हो गया क्या, दिमाग ख़राब है क्या? तो मैंने भाई दिमाग ख़राब बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं यही करूँगा। और पापा ने क्या कहा? पापा ने बेचारे उन्होंने बोले जो तेरा मन है भाई कर ले। उनको इतना पता ही नहीं था ना, बिल्कुल उनको तो पता ही नहीं था। उनको लग रहा था कि जब मैं ही कुछ नहीं कर पाया उसको मैं क्या सजेशन दूंगा। तो मैं अपनी मर्ज़ी से करने लगा। धीरे धीरे फिर मुझे किसी ने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ। मैं गुजरात में थिएटर करने लगा था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ, वहाँ हिंदी थिएटर होता है। मैं चला गया, वहाँ पे जाकर एडमिशन ले लिया, हो गया। और पास आउट होने के बाद जब तक NSD में था वहाँ खाना भी मिलता था, हॉस्टल भी था, पैसा भी मिलता था, बड़ा मज़ा आ रहा था। वाह क्या लाइफ है, व्हाट अ लाइफ। लेकिन जब पास आउट हुआ, अचानक से जो महल बना रहे सारे ढह गए वो। अब क्या करें, अब एक ही रास्ता है भाई, बम्बई भागो। तो इससे पहले क्या हुआ कि बैंडिट क्वीन बन रही थी, तो बैंडिट क्वीन बहुत सारे एक्टर यहाँ आ चुके थे, तो उनको देखा देखी, जब मनोज भाई इस्टेब्लिश हो रहे थे, सत्या आ गई थी उनकी, तो हमें भी हिम्मत बनी। तो जो सेकंड लॉट आया बैंडिट क्वीन के बाद वो हमारा लॉट था। विजय आप सब, हाँ राजपाल विजय हम सब लोगों का लॉट बना और हम आगे बम्बई, आगे पीछे कोई 2 महीने के बाद आया, कोई 4 महीने के बाद आया, ऐसे सब बम्बई में धमा चौकड़ी जम गई हमारी। सबके अपने अपने बैग ले आए, एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहने आ गए। हाँ भाई अब क्या है, अब स्ट्रगल करेंगे, जाएंगे ऑफिस टू ऑफिस जाएंगे, ऑडिशन देंगे, और क्या है। गए ऑडिशन गए, देते। नवाज, क्या एक एक्टर का जो यहाँ से नहीं, उनका बेशरम होना बहुत ज़रूरी है? मोटी चमड़ी होना ज़रूरी है, बेशरम भी और मोटी चमड़ी का होना ज़रूरी है। दिक्कतें कब आती हैं, जब बहुत अच्छा स्ट्रगल में मज़ा आ रहा था, ऐसा कोई वो नहीं था, बिल्कुल है ना। बट जब ये फिजिकली जब वो होता था ना, अरे अपनी शक्ल देख लो यार, एक्टर बनने आए टाइप में, तब बड़ा दिक्कत होती है यार। ऐसा क्या शक्ल का क्या है यार, इतने अगली भी नहीं है यार, तो थोड़ा बहुत ओके हैं इतने, मतलब आई नो के यार खूबसूरत नहीं है, बट ठीक है इट्स ओके यार, क्या बुराई कर दी। ऐसा लगता था ये डाका डाल के आया हम कहीं, अरे क्यों, अरे क्या है, क्या है, किसी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हिम्मत ऑफिस में क्या है भाई, क्यों आए। उनको लगता ही नहीं था। मैंने कहा एक्टर है यार, है भले दिखने से तो लगते नहीं यार एक्टर, तो ये बड़ा अजीब लगता था, यू नो। इससे फाइट करते करते 7-8 साल हो गए थे। आपने ये बात कही और मेरा सवाल नेक्स्ट था कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ये बात कहते हैं कि आपके फीचर्स बहुत खूबसूरत है ऑन कैमरा, यू नो, विच इंक्लूड्स अनुराग एंड लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स, और कहते हैं कि आपके आँखों में जो खूबसूरती है और जिस तरह से आप बयां करते हो, जब आप इस तरह की चीज़ें सुनते हो, जब आपने ज़िंदगी भर ये सुना है कि हाँ आप ठीक हो, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ होगा वो। हाँ ऑफ कोर्स, सब अलग अलग एक्सपीरियंस होता था। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोटी चमड़ी और बेशर्म हो गए थे हम लोग। मैंने ठीक है भाई, हम अगली हैं तो हैं, अब आगे देखो क्या करते हैं, वो था। तो बेशर्मी की उस हद तक पहुंच चुके थे। पर शायद इसीलिए आप हो यहाँ ना नवाज, है शायद इसलिए आप हो यहाँ नवाज, आपके पास और क्या था, कोई था नहीं पीछे। हाँ तो फिर क्या करते अगर नहीं भी होता तो? बट ऑप्शन था नहीं ना, ऑप्शन रखा ही। जैसा आजकल होता है ना कि मैं इस फील्ड में मैं 2 साल देता हूँ, 2 साल का टारगेट नहीं हुआ तो मैं तो बदल लूँगा। हमें बदलना ही नहीं था, यही था हमें। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 25 साल में मिलती, 50 साल में मिलती, 60 साल में मिलती सक्सेस, व्हाटएवर जो भी मिलता हम तैयार थे उस चीज़ के लिए, ये था। और ये टॉपिक मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली अनुराग से बात की थी। अनुराग कह रहे थे मुझे कि वो अभी वो जो
प्री वासेपुर वाला जो फेज़ है, उन्होंने कहा है मैं उसमें आ गया हूँ. ही इज़ गॉन थ्रू मेजर डिप्रेशन. उन्होंने कहा कि एवरी डे आप उन्हें कॉल करते थे. उन्होंने कहा कि नवाज़ ने बाकायदा मुझे फ़ोन किया, ही यूज्ड टू चेक ऑन मी. शी रिमाइंड्स मी कि आप कभी नहीं भूलते हैं जो लोग आपके साथ इस जर्नी में खड़े रहे शुरुआत में. ऑफ कोर्स, अनुराग का दिया सब कुछ है. कोई बोलता है ना भगवान का दिया सब कुछ, खुदा का दिया सब कुछ है. मैं कहता हूँ मेरा तो अनुराग का दिया सब कुछ है. पर आपको चिंता होती है उसके लिए? ऑफ कोर्स होती है. हमेशा उनकी हेल्थ का ख्याल वो रहता है, चिंता रहती है. बहुत सारे काम करने हैं अनुराग को, बहुत सारी फिल्में बनानी है अनुराग को. वो हेल्दी रहे, फिल्में बनाते रहे, भले मुझे न लें लेकिन फिल्में बनाते रहे अनुराग. बस यही है, मैं यही चाहता हूँ. उन्होंने कहा उनका प्रोडक्शन हाउस का सबसे बड़ा एक रीज़न नॉट वर्किंग वाज द फैक्ट जब सक्सेसफुल हो जाते हो लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है. कुछ अलग ही करने का एक वो होता है. उसने अपनी फिल्मों के बारे में भी ये कहा कि उनका अब मैं वापस आ गया हूँ उस फेज़ में, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. पर जब सक्सेसफुल हो जाते हो तब गलती और बढ़ती है, क्योंकि आपकी जो पहले वाली चाह थी वो मर जाती है. मर जाती है, बिल्कुल. सही बात. इस बात से आप मानते हो? बिल्कुल और मानते आप हैं. अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे उदाहरण दे सकते हो मुझे? सक्सेस जो है ना बहुत सारी दूसरी और चीज़ें भी लेके आती है. अगर उसको सीरियसली ले लिया ना आपने तो फिर बहुत जल्दी जाएगी भी वो टाइप में. क्योंकि पता क्या है, जिस इंस्टिंक्ट की वजह से आप इस्टेब्लिश होते हो या सक्सेस होते हो और वही इंस्टिंक्ट आप काट दें तो गए ना, फिर तो काम कोई मतलब नहीं ना. और ये चकाचौंध जो है ना वो बहुत इजीली खींच सकती है आपको. उसमें देखिए मुझे अनुराग क्यों पसंद है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ऑड काम किया उसने हमेशा. जी. अगर वो उस तरह का काम करेंगे तो ठीक है. ऐसे तो सब बहुत सारे डायरेक्टर हैं, आप भी उनमें से एक हो. लेकिन अनुराग क्यों पसंद है? मुझे नहीं, हज़ारों लाखों लोगों को पसंद है अनुराग. बिल्कुल. अगर आप बाहर जाएंगे ना, अनुराग को बहुत लोग जानते हैं. और इट इज़ नॉट बिकॉज कि मैंने उनके साथ काम किया है. नहीं. मैं सनडांस में एक कहीं कोने में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे लोग शैम्पेन पी रहे हैं. अचानक से कोई एक आदमी, वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया. एंड ही सेड, ओ इंडिया, डू यू नो अनुराग कश्यप? वो फिल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, बट जानता है अनुराग कश्यप को. तो और दूसरा पता, अनुराग ने, वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे, बट अनुराग ने कितने हज़ारों डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को इतना सपोर्ट किया है ना, मैं बता नहीं सकता. वो खुद नहीं बताएगा वो आदमी. मेरे खुद के सामने का एग्जाम्पल है. मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था जो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते थे. बहुत सारे एक्टर्स हॉस्पिटलाइज, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में चले गए, बहुत सारे मर भी गए. एक मेरा दोस्त था अशरफ, मेरा एक जूनियर था राजपाल के बैच का, हॉस्पिटल में है. इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, सब स्ट्रगलर ही थे लेकिन इकट्ठा कर रहे हैं पैसा कैसे और ख़र्चा बहुत आ रहा है. पता चला हमें चिंता करने की ज़रूरत है और अनुराग ने भेज दिया. ऐसे जाने कितने हज़ारों एक्टरों को सपोर्ट किया उस आदमी ने. ऐसा था अनुराग. और किसी से कभी जिक्र भी नहीं किया उसने, उस आदमी ने, पता है, आज तक नहीं करते. ऐसे जाने कितने डायरेक्टर्स थे कि अगर उसको लग गया कि यार ये स्क्रिप्ट है, बननी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो सपोर्ट करता. सनडांस मेंशन किया तो कान भी मेंशन करना ज़रूरी है. आपकी फिल्में कान में काफ़ी टाइम से दिखाई गई है, बाकी फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है. लेकिन आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये भी है कि क्या हम इंडिपेंडेंट फिल्मों को उस तरह का सपोर्ट या दर्जा देते हैं कांस के लिए? नहीं देते. और मैं ये भी सच बात है कि जब भी हमारी कंट्री का नाम रोशन करेंगे सिनेमा में, वो छोटी फिल्में ही करेंगी. अब देख लीजिए कान में बहुत पहले से होता आया हुआ है. हाँ देख लो, इस बार वो तो प्रूव हो ही गया. अब इस बार ऑल वी इमेजिन इज लाइट. ऑलवेज. मैं सच बताऊँ, मेरे पास ना बहुत सारे कभी जो यंग फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, इतनी पर्सनल स्टोरीज़ होती, इतनी प्यारी स्टोरीज़ होती हैं. मेरा बड़ा मन करता है मैं करूं, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं. एक आध फिल्म प्रोड्यूस भी की है मैंने, इतनी कमाल की. बट जब मैं उनको प्रोड्यूसर से मिलवाता हूं, नवाज़ भाई इसमें कोई फाइट नहीं है, इसमें कोई गाना नहीं है, इसमें कोई ड्रामा नहीं है, इस तरह की बात कह दी जाती है. मैंने कहा भाई, मैं फिर उसको बोलता मैं क्या करूं, बता. मैं तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, अब तू बता. तो बहुत सारी, और ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की, हमारे यहाँ कभी भी कमी ना तो थी ना रहेगी. मैं बता दूँ ना, टैलेंट है हमारे कंट्री में. बट ज़रूरी है उन लोगों पे फोकस करना जो अपनी ओरिजिनल और अपनी पर्सनल चीज़ लेके आते हैं. उनको सपोर्ट चाहिए. उनको सपोर्ट चाहिए. वाकई बहुत सही बात कही है. नवाज़,
लाइक आई वाज डिस्कसिंग, आपने कहा कि आप में वो जोश था कि आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती, इसलिए आपने हार ही नहीं मानी। लाइक आपने अपने पिताजी को देखा, आपने कहा नहीं यार, मैं आई हैव टू मेक दम प्राउड, राइट? जब व्हेन यू बिकेम अ फादर, तो आपके जहन में तो वो बात कूट कूट कर भर गई होगी कि मैं मेरे बच्चों को जो भी चाहिए मैं दूंगा और उसके लिए मैं जितनी मेहनत करूंगा। आई थिंक वो आपने किया भी। क्या वो आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता है, हर माँ बाप में आता है। जो वो नहीं कर पाए, जो उनको नहीं मिल पाया, तो वो अपने बच्चों को महरूम नहीं रहने देना चाहते उस चीज़ से, ऑफकोर्स। बट एट द सेम टाइम ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड न लें, क्योंकि हर चीज़ अगर अवेलेबल हो जाएगी जी तो उनके लिए, बच्चों के लिए तो वो भी डेंजरस है। जी। वैल्यू मालूम होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जब आप पहले बाप बने वो खुशी, उसके बाद जब बड़ी होती गई, ये लड़कियां पर्टिकुलरली, राइट, बहुत सारी चिंता होती है, चिंताएं होती हैं ऑफकोर्स। तो मुझे ये जानना है आपके ज़ुबानी। एज ए फादर ऑफकोर्स, क्योंकि ऑफकोर्स लड़की है, तो मैं यही रहता है कि इसका दिल ना टूट जाए टाइप में, है ना, ये होता है। उसको रोते हुए देख नहीं पाता मैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं ऑफकोर्स। आपको याद है वो मोमेंट जब आप पहले बाप बने थे, व्हेन यू सॉ योर डॉटर? हाँ, जब मैं गोद में लिया, मैंने देखा, मैंने प्यार किया, कट टू बनारस, गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग शुरू। ओहो अच्छा, वाह। ये था, वो बहुत कुछ लेके आई थी। लक्ष्मी लिटरली, है ना? नेक्स्ट डे वाह, बनारस, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट। सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई डिडंट नो। तो सच में लक्ष्मी कहते हैं ना, लड़कियां होती हैं ऑफ कोर्स। आप आज कह सकते हो कि आप उनके दोस्त हो, कि आप वो माने एक ओपन कॉन्वर्सेशन रखा है आपने, क्या वो इजी था मैं तो आपके उसको बोलता हूँ, मेरी 14 साल की बेटी है, उसको बोलता हूँ तू बता मुझे कैसा बाप होना चाहिए। लिए? तू Really? बता। हाँ ओके। हाँ, तो बताती है मुझे कि पापा आप ऐसे हैं। कैसे, क्या बताती है? तो ज़्यादा वो बनेगा, मेरे फादर का वो मत किया करो। मैं आपको अपने सीक्रेट बताऊंगा, मेरे दोस्त बनोगे आप तो। मुश्किल होता है बनना? नहीं मुश्किल होता है नहीं, क्या? बहुत इजी है, बहुत easy? बहुत इजी है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग सोचते बच्चा है, बच्ची है तो बच्चा है तो, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत कुछ समझदार होते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उनके दिमाग में, ऐसी बात नहीं है। उनके बैठ के दोस्ती करो ना उनसे, जी। उनको बोलो कि तू गाइड कर मुझे। वो सारा कुछ हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है बिल्कुल। तो आज आप उनके बेस्ट फ्रेंड की तरह? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ मैं उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह रहूँ। पर डर है कि वो भी इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं? आपने कहा था कि वो, आपने ऑफ कोर्स उनका एक्टिंग स्कूल में भर्ती कराया, ये सब है। नहीं, डर किस बात का है? वो जिस चीज़ में आना चाहती है उसके लिए वो खुद ब खुद, आई एम टेलिंग यू कि वो उसने खुद ही जाके, दुबई में रहती है वो, उसने खुद ही जाके एक वर्कशॉप चल रही थी, वहाँ खुद जाके एडमिशन लिया। अभी जिस स्कूल में है वो, वहाँ पे एक परफॉर्मिंग आर्ट की फैकल्टी है, उसमें जाके खुद एडमिशन लिया उसने, सारा कुछ खुद कर रही है। मुझे तो पता भी नहीं चलता, वो जाके खुद कर लेती है। मुझे पापा, और फिल्में देखती है वो। डिस्कशंस होते होंगे घर में फिल्मों के? हाँ, डिस्कशन होते हैं, मेरे उससे डिस्कशन होते हैं फिल्मों के बारे में। तो वो कॉन्वर्सेशन कैसा होता है? हमने दोनों ने मिलकर अभी वो फिल्म देखी थी, द परफेक्ट डेज, और बहुत ही जापानीज यूरोपियन फिल्में बहुत देखती है वो। और बैठ के डिस्कशन हुआ हमारा, और टफ फिल्में दिखवाता हूँ मैं उसको। जी हाँ, जैसे आसान फिल्में मत देखना, मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड फिल्में देख। आपकी कौन सी फिल्म से बहुत पसंद है और क्या उस पर कोई डिस्कशन हुआ है? मेरी फिल्में रमन राघव तो उसने लेके गया था, लेकिन जहाँ से सीन आते थे मैं उसकी आंख पे ऐसा कर देता, वो हटाती थी, पापा देखने दो मुझे टाइप ऐसे होता था। बट गैंग्स देखी उसने, अच्छा मैंने उसको बोला, अच्छा अब उसके सामने जिक्र हुआ तेरे पापा सेक्रेट गेम्स में ये थे वो थे वैसे। तो मेरे एक दुबई में दोस्त हैं, उसने पूछा शौरा से, शौरा आपने क्या सेक्रेट गेम्स देखा है? हाँ मैंने देखा है। क्या? हाँ मैंने देखा है, नॉर्मली मैंने वाकई देखा है। तूने? हाँ पापा मैंने देखा है। सो व्हाट, क्या हो गया? तो ऐसी बातें करती है। हाँ देख लिया, मुझे सब लोग बातें करते थे, मैंने देख लिया वो। फैंटास्टिक, मज़ा भी आता होगा, राइट? आज जिस एज में है उससे चीज़ें समझ में आती है, वो कॉन्वर्सेशंस ही बहुत मज़ेदार होते हैं। बड़ा मज़ेदार होता है, और बहुत ही अपने चीज़ों को लेके बहुत ही वो है। हालांकि हर बाप, मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ, हर बाप अपने बच्चों की तारीफ नहीं, इट्स क्यूट, इट्स फाइन। मैं बस ये कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा और टफ सिनेमा देखती है वो, ये तो है फैक्ट। मैं इसलिए टॉपिक निकाल रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि आई थिंक आपने एक बहुत प्यारा पोस्ट डाला था और एक रील थी उसमें, इसकी इन हाउस मॉडल करके जो आपने, रहती है वो। हाँ, है कुछ ना? का कुछ घर में कुछ ना कुछ करती रहती है वो। अभी एक पीस तैयार कर रही है, रिहर्सल के स्कूल में दिखाना है उसको,
सोलो परफॉर्मेंस तैयार कर रही है जो स्कूल में दिखाना है उसको। उनका अच्छी बात क्या है कि उसमें जो परफॉर्मिंग आर्ट फैकल्टी है उसमें आपको कॉस्ट्यूम भी खुद ही सीनी पड़ती है, प्रॉप्स भी खुद तैयार करनी पड़ती है, कारपेंट्री भी खुद ही करनी पड़ती है उस प्ले की जो प्ले कर रहे हैं वो लोग। और फाइनली जब वो प्ले तैयार हो जाता है उसका टिकटिंग का शो होता है, फिर वो तो उसको वहाँ तक खुद ही सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ता है आपको। फैंटास्टिक। इससे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हो सकता लर्निंग का जो जैसे हमारा एनएसडी में था ऐसे ही है बिल्कुल। आपने अपने पिता के ग्रीफ को कैसे खुद को संभाला या कैसे समझा? ही सफर्ड हेल्थ को लेके एट द टाइम एंड देन ही पास्ड अवे। उस ग्रीफ के साथ आपने कैसे डील किया? अब चूंकि देखो क्या था ना कि काफ़ी टाइम से बीमार चले थे, उनका हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था, तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ ही थे। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो फिर उनको घर गांव में लेके चले गए। तो और वहाँ जाके जो है 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो, तो क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे साथ थे, मुझे पता था कि होने वाला है, आज न कल होने वाला है, तो इसलिए एकदम जाके मुझे शॉक नहीं लगा था उनका। मुझे मालूम था कि अब कुछ दिन में चले जाएंगे ये, तो ऐसा शॉकिंग नहीं हुआ था मेरे लिए ज़्यादा। तो आपके लिए ग्रीफ डील करना उतना मुश्किल नहीं था ये तो जितना आपको मुश्किल लगा नहीं था? हुआ। हाँ पर वो सूनापन लगता है जब आप गांव जाते हो? नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ ऑफकोर्स जब मैं गांव जाता हूँ जहाँ मेरे फादर सोते थे, उस हालांकि मेरे फादर इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, इतने कोई बहुत बड़े कोई वैसे नहीं थे, बट ऐसा लगता है कि अगर जब मेरे पे कोई परेशानी आती है ना तो मैं किससे सजेशन लूँ, मेरे फादर से ले लूँ। मेरे फादर कभी बोलता है अरे ठीक है ठीक है ठीक है देखा जाएगा जो भी कर, ऐसा कर देते। तो थोड़ा सा हरियाणवी टच है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। तो अरे क्या हो रहा है, मैं क्या हो जाएगा, गाली दे के बोलते थे, फिक्र क्यों कर रहा है, हो जाएगा टाइप में ऐसे बोलते थे। तो उनका यही बोलना ना मेरे लिए ना बिल्कुल ऐसा होता था कि हाँ अब मैं संभाल लूँगा टाइप में। तो अब जब कोई परेशानी आती है मेरे पे या कोई कंट्रोवर्सीज होती हैं, जब मैं बहुत ही अकेलापन फील करता हूँ तो तब मेरे फादर याद आते हैं। फादर से पूछूंगा और फादर एक बार बस बोल दे मेरे को, अरे कुछ नहीं सब देख लेंगे टाइप में, ऐसा होता है। लेकिन वो अब है नहीं, बट ये तो फील होता है कि हाँ अगर फादर होते बोलते अरे ठीक है देख लेगा तो कोई चिंता मत कर, तू है यार कर लेगा टाइप में, बस जी, ये होता है। आई थिंक यू हैव डेल्ट विद कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स ऑल्सो विथ मैरिज एंड एवरीथिंग एल्स। और आज आप उस टाइम पे शूट पे भी जाते थे। आई नो ऑफ अ टाइम जब आप, इट इम्पैक्ट्स यू राइट, आप मेंटली भी आपको इम्पैक्ट करता है, फिर भी आप शूट कर रहे थे उस टाइम पे, आपने संभाला। आज आप उस दौर को देखते हो तो आप उससे क्या लेसन्स आपने सीखी और किस तरह से आपने उस चीज़ को संभाला? देखिए कोई भी वक्त आता है वो कुछ वक्त के लिए आता है जी, है ना, और चला जाता है वो, बस यही है। उसका वेट करो, इंतज़ार करो कि वो जाने वाला है। लाइक चाहे वो कोई भी खुशी का वक्त भी जो बहुत कम वक्त के लिए आता है, और दुखी की जो टाइम होता है वो भी कुछ वक्त के लिए आता है, आने जाने वाली चीज़ होती है। जैसे एक साधु बाबा थे, एक बहुत बड़े राजा थे, जो वो बहुत ही उनकी हालत ख़राब हो गई, तो एक साधु बाबा के पास गए कि बाबा मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं क्या करूं? जी, बोले बेटा मैं तेरे को 2 ताबीज़ दे रहा हूँ, और जब इससे भी बुरी हालत हो जाए तेरी तब इसको खोल के देखना, ठीक है? बोले ठीक है। लेके चला गया, और जब भी एक्सट्रीम हो तभी खोल के देखना, उससे पहले मैं तो इसलिए 2 ताबीज़ दे रहा हूँ मैं तुझे। तो चला गया, वो जंगलों में निकल गया और हालत ख़राब हो गई, उसने खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तोड़ पत्ते खा रहा है तोड़ के टाइप में। जब बहुत बुरी हालत हो गई उसकी, तो उसने बोला यार इससे बुरी हालत नहीं हो सकती, अभी खोल के देख लेता हूँ उस ताबीज़ को। तो उसने खोल के देखा, उस पर लिखा था बेटा वक्त है चला जाएगा। तो उसको हौसला मिला, उसने वो फाड़ के फेंक दिया, बोले दूसरे को नहीं खोलूँगा अभी। हौसला आया उसके अंदर, फिर से उसने वापस से अपनी रियासतें जीतनी शुरू की, और फिर से वो वापस से उसी दौर में आ गया जहाँ वो बहुत खुश हुआ करता था। अब इतनी खुशियाँ आ रही हैं उसके पास, लोग बोले यार देखो कम बैक हो गया उसका टाइप में, ये वो सब। अब वो धीरे धीरे उन खुशियों को ना सेलिब्रेट करने लगा कि देखो मैं कहाँ से आया था, देखो मेरी हालत क्या हो गई थी, फिर भी मैंने कम बैक किया। और इस ईगो, ये जो चीज़ थी उसको ना वो बड़े उससे गुरूर आने लगा उसका। जब इतना ज़्यादा गुरूर आ गया उसके अंदर, और खुशियाँ भी बहुत आ रही थी उसके अंदर, के लिए खुशियाँ भी बहुत आ गई और सब कुछ है, सब कुछ परफेक्ट है। आज मैं फिर देख लेता हूँ ताबीज़ दूसरा जो बचा है, खोल के देख लेता हूँ उसको। उसने खोल के देखा, बेटा बोले ये भी वक्त है चला जाएगा।
ये भी तो आप कहना चाह रहे हो ना। हाँ, मतलब ये मत सोचो कि ये वक्त जो है पूरी जिंदगी रहेगा। बिल्कुल। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, ये नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि पूरी जिंदगी रहेगा। कल को बहुत बुरा गिर भी सकता हूँ मैं, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ। हम किरदारों की बात अगर करें तो आप में एक खूबी है, किसी भी किरदार को लेके आपको जो ऑफ कोर्स बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आप डायरेक्टर्स एक्टर हो, आप मानते हो, लेकिन आप यू हैव द एबिलिटी टू चेंज द वे यू परफॉर्म। स्क्रिप्ट में नहीं थी, आपने कुछ चीज़ें डाली जिसने उस चीज़ को एलिवेट कर दिया। मुझे लगता है राउतों के राज में भी ऐसे कुछ चीज़ें आपने खुद से भी की है। मुझे ये जानना है, ऐसी शूट के दौरान ऐसी क्या चीज़ें आपने खुद समझते हुए खुद ही आपने डाला, नॉट जस्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर? आई थिंक डालने वाली जो चीज़ होती है, आपके को एक्टर्स अगर उस लायक हैं तो तब आता है वो, यू नो, वो बहुत ज़रूरी है, तभी डाला जा सकता है। क्योंकि वो अगर मैं बॉल फेंकूंगा वो कैच कर लेगा, ये मालूम है मुझे, है ना। तो और थैंक गॉड, मतलब हमारी फिल्म में राउतों के राज में ना इतने खूबसूरत एक्टर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे राजेश कुमार है, एक सुख सुमधि है, और एक प्रीति सूद है, अनूप त्रिवेदी है जो मेरे थिएटर का दोस्त है। ऐसे एक्टर्स हैं, आप कहीं भी बॉल फेंक तो कैच कर लेंगे, यू नो। जब सेट ऑफ एक्टर्स ऐसा होता है तो आप किसी भी अपने दायरे में रहते हो, कहीं भी जा सकते हैं, यू नो। और ऑफ कोर्स एक दायरा तय करना पड़ता है, क्या नहीं करना, यू नो। ये तो मैं तो पहले तैयार कर लेता हूँ इस चीज़ को कि मुझे इस किरदार में क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंडल्ज करती हैं आपको कि ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, थोड़ा लाउड कर दूँ, शाउट कर दूँ, ये कर दूँ, थोड़ा सा और एंग्री यंग मैन बन के कर, लेकिन वहीं उसी को खींचना है। ये ज़्यादा मतलब बहाव में मत बह, थोड़ा रोक अपने आप को बाबू, है ना। दायरे में रहे, हर चीज़ का एक दायरा होता है। तो उस दायरे में रह के जो चीज़ें की जा सकती थी, गिव एंड टेक अपने को एक्टर्स के साथ, ग्रेट एक्टर्स, वो सारा किया हमने। बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं है ना जी, वो ऑन द स्पॉट होती चली गई। और बाय द टाइम जैसे लाइक एक अच्छी बात ये है कि इसकी इंटेलिजेंट है, जिसको खुद को भी पता नहीं वो इतना इंटेलिजेंट है। स्लो है बंदा क्योंकि गांव का पेस ऐसा है, पर स्ट्रीट स्मार्ट है। हाँ। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उसकी खुद की कॉम्प्लिकेशन भी जाती हैं और वो इन्वेस्टिगेशन भी सॉल्व होता है। तो वो जो लाइन है डिस्क वाला, वो आपका इनोवेशन था? हाँ, तो आप कर रहे थे वो वो डिस्क बोल ही दिया था उसने, ना डिस्क नहीं होता बेटा, डिस्क होता है। आई लव इट। यू नो, ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस के साथ आए थे आपके, बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं। वो भी डायलॉग इम्प्रोवाइज है जब ट्रेलर में जो है वो जी, कि आप कैसे कर देते हैं ये, हाँ। बोले इसलिए तो इस कुर्सी पे बैठो, नहीं तेरी जगह वहाँ खड़ा होता मैं। कुछ समय तक आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, राइट? आपने ये भी कहा, मुझे याद है 2 साल पहले, कि मैं जो खुद समझता हूँ मेरे लिए बेस्ट है मैं वही करूँगा, क्योंकि ऑडियंस है, ऑडियंस आपको प्यार देती है, पर आप सिर्फ ऑडियंस के भरोसे ही आप अपनी चॉइसेस नहीं कर सकते हो। फैक्ट। और आपने वो कोशिश की, लेकिन उसमें निराशा मिलेगा। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपकी तरह आप खुश नहीं रहोगे। बिल्कुल। आज आप इस कॉन्वर्सेशन को किस तरह से देखते हो? इस डिस्कशन पे आपकी राय क्या है? आई थिंक मुझे लगता है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस क्या पसंद करेगी। ऑडियंस पसंद करेगी अगर आपका खुद का अपना कोई चीज़ होगी। मैंने भी मिस्टेक की इसमें 1-2 जी, कि मुझे लगा कि शायद ऑडियंस पसंद करे, बट नहीं किया। तो आप अपनी मिस्टेक से धीरे धीरे समझते जाते हैं, और हक है मिस्टेक करने का, ऐसी बात नहीं। जो ऑफ कोर्स जो एक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है, कभी सक्सेसफुल भी हो जाता है, कभी कल्ट भी हो जाता है, कभी वो भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें लाइक मनोज भाई की फिल्म आई अभी, ये भैया जी, बहुत सारे लोगों ने बोला क्या करने की ज़रूरत थी इस तरह की फिल्म, ये वो सब। मेरे आसपास के कई लोगों ने बोला, उन्हें क्यों ना करे, वो एक्टर में कुव्वत है, वो कर सकता है। वो जिंदगी भर तक यही किया है उसने, अगेंस्ट द ऑड चला हुआ आदमी, 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की उस आदमी ने। किसको मिलती है लाइफ? जो बॉक्स ऑफिस से भी बहुत आगे की चीज़ हो चुके हैं वो, उनके सामने बहुत बोनी चीज़, उनकी आर्ट के सामने बॉक्स ऑफिस बहुत बोनी चीज़ है। उसको ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें सोचने की, बिल्कुल, है ना। एटलीस्ट कुछ एक्टर तो हैं ऐसे, उनमें मनोज भाई हैं उसमें,
थैंक्स टू मनोज भाई कि वो इस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, वरना सारे एक रेट रेस में शामिल हो रहे हैं। और देखो उस तरह की फिल्में, बॉक्स ऑफिस की फिल्में वो अलग होती हैं, वो करते हैं लोग, उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, करते हैं, हज़ारों करोड़ पैसा कमाते हैं, हिट होती हैं फिल्में, इट्स गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है, इसको भी आप जैसे आप उनको आर्ट फिल्मों से नहीं तोल सकते, आर्टिस्टिक फिल्मों से, ऐसे इनको बॉक्स ऑफिस से नहीं तोल सकते आप जी। वो तो बागीचा है, अलग अलग तरीके के फूल हैं, उसी में तो मज़ा आता है। एक सारे एक रंग के फूल होंगे तो क्या मज़ा उस बागीचा पर थोड़ा ही है फिर वो। मुझे लगता है एक सुकून सा दिख रहा है मुझे आप। मुझे तो बहुत सुकून है, मैं पहले भी सुकून में था। नहीं, जब आप खुद कह रहे थे ना बीच में कभी कभी क्या होता है, आप चाहते हो कुछ अलग करना पार्ट ऑफ लाइफ है वो, पार्ट ऑफ प्रोफेशन है ऑफ जी। कोर्स। हाँ, ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा थोड़ा ही है, वो पार्ट ऑफ प्रोफेशन हो जाता है वो कभी कभी ऑफ कोर्स। मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, आई एम नॉट एन एक्टर, बहुत छोटी सी फिल्म जी। है, छोटी सी इन द सेंस बजट वाइज ऐसे नहीं है, मतलब अच्छा खासा बजट है। अब फ्रैंकफर्ट में शूट किया हमने जी। और मुंबई में शूट किया। 10-12 लोगों की यूनिट थी और साइकिल से शूट करने जाता था मैं। वो कंप्लीट होने वाली है वो फिल्म। और अभी एक कोस्ताव फिल्म की है मैंने, विनोद भानुशाली जी है उसके प्रोड्यूसर हैं, और बहुत ही कमाल की मूवी बनी है। भावेश उसमें राइटर हैं, सेजल ने डायरेक्ट की है, और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैं प्राउड कर सकता हूँ। फैंटास्टिक। कोस्ताव नाम है उसका फिल्म का। अच्छा, सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपके फैंस के लिए, और आई थिंक हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो अब आइए हमारे फन सेगमेंट में। मैं आपको फोटोज़ दिखाने वाली हूँ नवाज। हाँ क्या, ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। आपके दिमाग में जो एसोसिएटेड मेमोरी है, जो यादें हैं उस फोटो के साथ, आपको देखते ही जो याद आता है, आपको मुझे उसके बारे में बताना है। बहुत ही आसान सा है। तो आर यू रेडी? रेडी। तो चलिए, ये आई थिंक सबसे पहला। हाँ, इसका बर्थडे था 10 को दिसंबर को, तो मैं इसके साथ दुबई से इसको लेके आ रहा था, और हम यहाँ से हमें दिल्ली जाना था। हाँ, दिल्ली जाना था, वहाँ आई थिंक मुझे लगता है ये पैपराजी ट्रेन थे, आप लोग दोनों बहुत प्यार से पैपराजी के साथ मजाक भी कर रहे थे। और ये उनका पहली बार था, ये पहली बार। हाँ, पहली बार आई शर्मा रही थिंक। थी। हाँ, मैंने शर्माना किया आज है ना, ठीक है, दूर चली गई वो मुझे छोड़ के। मैंने कहाँ जा रही, इधर आना। मुझे लगता है स्टार की तरह हैंडल किया पैपराजी को, बनेगी ये स्टार, है ना? बहुत गुंडी है ये। गुंडी। तो संभाल लेगी, सर्वाइव कर लेगी। हाँ, मतलब आराम से, इजीली, है ना? इजीली। यहाँ पे इतने पेचीदे लोग मिलते हैं, कोई भी मिल जाए इसको, ये बहुत ही आगे की चीज़ है ये। लवली। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं है? मुझे इसकी चिंता नहीं है ज़्यादा। छोटे वाले की चिंता है? हाँ, छोटे वाले की थोड़ी चिंता है, इसकी ज़्यादा चिंता है। तो बहुत ही गुंडी है ना, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं होती मुझे इसकी। हाँ, ओह माय गॉड। मेरी फेवरेट सीन है, मैं बता दूं तो ये जो पिक्चर रखा गया ये मेरे लिए रखा गया। और पता है इसका कोई अनुराग नहीं, मतलब जाके चिल्लाना है तुझे, ये वो क्यों मुझे बंद कर दिया, ये से मैंने डायलॉग ना, कुछ डायलॉग ये कर दे जाके, कर जैसे भी जाए कर रहा हूँ, करे कोई छोड़ निकालो मुझे यहाँ से, फंसा दिया मुझे, बंद कर लिया इन लोगों ने, ये वो। अचानक से जब थक गया तो मैंने ऐसे नॉर्मली ऐसे देखा, तो उस पर वहाँ जो बैठे थे यूनिट पे कुछ लोग हंसी आ गया, बन गया सीन, बन गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। ये एक डिलीटेड सीन है जो मूवी में नहीं थी, रईस में। हाँ, पर मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा देखा लगा। है आपने? मैंने जब ये सीन देखा था, मुझे लगा ये इसके बारे में आपसे पूछना बनता है, क्योंकि ये मूवी में नहीं थी। ये वही सीन है जब आप इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हो, हाँ। और उनके गोडाउन में शाहरुख खड़े, उनके पूरी वहाँ पे उनकी पूरी गैंग खड़ी है, उनके कैरेक्टर्स सब है, और आप पानी में अपने इंस्पेक्टर को बोलते हो कि जांच करो पानी के अंदर। हाँ, कुएं में जांच करो, कुएं के अंदर जांच करो, और कुछ नहीं मिलता है। मुझे थोड़ा जो भी आपको याद है इसके बारे में अगर बता पाओ तो। ये वही सीन है जो इससे पहले जो आपने फोटो दिखाया जी बिल्कुल, हाँ, सेम वही सीन। था, वही सीन था। रात के टाइम ये सीन शूट हुआ था। आई थिंक रात के 2-3 बज गए थे, और रात के 2-3 बजे तो शाहरुख साहब जो जागते हैं, मैं सोता हूँ। अच्छा। वो तो उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे, हाँ ऐसे होता है। तो कुछ यादें हैं सीन में करते वक्त? बिकॉज वो जुगलबंदी मुझे बहुत पसंद आई थी। हाँ, एक बहुत अच्छी बात थी कि हमने बहुत प्यार से इसकी रिहर्सल की, फिर परफॉर्म किया इसको, और फिर बैठ के जो टाइम मिलता था लाइट वाइट से, तो बड़े खूब बातें भी करते थे हम लोग फिर बैठ के। वही हाँ, काफ़ी लंबा सही सीन था ये एक्चुअली। हाँ, ओह माय गॉड, ये सीन तो ऐसे था, ये पहाड़ी है ना, ऐसे है, और हाफ चुके होते थे हम लोग।
सलमान कितने बार शूट किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सीन होगा ये डिफिकल्ट सीन था। आप ही सोचो कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आप चलोगे हाफ जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है यहाँ पे इस जगह पे। थोड़ा सा चलते थक जाते थे, बट फाइनली कबीर भाई ने बोला कि कुछ चलो बैठ जाओ, तो फिर ये चाहिए। हाँ, कंधे पे बड़े होने, ठीक है चलो बढ़िया है, मज़ा आया। मैंने भाई को बोला भी, मैंने थोड़ा और चल लो ना, थोड़ा क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ से यहीं तक के छोड़ देते थे मुझे, मैंने थोड़ा और चलो। पर उनको मजा आएगा, बोल रहे थे आपको बहुत मजा कि सीधा बैठ। ये शूट तो अमेजिंग था एक्चुअली। बजरंगी का, बजरंगी भाईजान का क्यों आप हमसे अमेजिंग क्यों कह रहे हो आप इसे? मतलब इतना अच्छा माहौल होता है ना भाई की फिल्मों का, माय गॉड। मतलब फिल्म ख़त्म करो, शूटिंग ख़त्म हुई, अब बैठ गए सब, अपना आग जला के बैठ जाते थे और अपना चल रहा है, अपना खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, बड़ा मज़ेदार माहौल होता है भाई की फिल्मों का। इसकी थोड़ी कहानी मैंने अनुराग से सुन ली है, पर अभी आपका साइड का सुनना है। ये अचानक से क्या हुआ था, हमारा शूट 2 बजे तक ख़त्म हो गया था, जो सुबह से 2 बजे तक ख़त्म हो गया था। खाना खाने के बाद कौन सा सीन करें, क्या करें, अरे नवाज हुमा बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ, बैठ गए जाके, कॉस्ट्यूम पहन ली, बोले क्या चलो वो सीन कर, जो वर्कशॉप में तूने बोला था। मैंने ठीक है चलो करते हैं, तो करना शुरू किया। वो अब पका कच्चा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। हुमा ने जो बोलना शुरू किया बोलना, मुझे बोलने ही नहीं दिया, और वो सीन हो गया, एक ही टेक हुआ। तो ये बचे हुए टाइम का सीन है एक्चुअली, जब चलो फ्री टाइम है चलो कर लेते हैं सीन टाइप में, ऐसा और था। ये सीन इतना आइकॉनिक, और ये सीन ऐसा हो गया। बकरी भी पीछे थी, इसमें बकरी है पीछे है, वो उसको भी किसी ने हटाया नहीं, मैं करे घास खा रही थी वो। पर मुझे पता है ये आपके लाइफ से लिया गया है, मुझे अनुराग ने कहा था। सही बात है। हाँ, उन्होंने, आपने कुछ एक इंसिडेंट बताया था, वो परमिशन वाला। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात। तो आपके साथ हुआ था ये रियल? हाँ, दिल्ली में मेरे साथ हुआ था ये। तो आपने लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की ने कहा था परमिशन लिए? हाँ, ले रख दिया तो उसके हाथ पे हाथ, ये क्या किया है, मैंने हाथ रखा है। बोले तो इलीगल है। इलीगल जैसे सुना मैंने, मुझे पुलिस, थाने, पिटाई, ये वो सब याद आ गई। क्योंकि हमारे गांव में ना जब क्रिमिनल्स की पिटाई होती थी ना, जब पुलिस करती थी उनको उल्टा टांग के उनके पैरों पे लठ मारती थी, तो मुझे वो याद आ गया। वहाँ बैठे दिल्ली में बैठे हुए, और फिर और मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया, मैंने यार गलत तो किया है मैंने कहा सॉरी, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई। नहीं, गलती पूछना चाहिए ना तुम्हें, परमिशन लेनी चाहिए ना। किसी के घर जाते हैं तो ठोक के जाते हैं ना, नॉक करके जाते हैं ना। ये क्या दरवाज़ा खोल के सीधे आ गए, वैसा था ये फोटो नवाज, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ इट। हाँ, ये मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वहाँ के हम लोग कहीं गए थे, एनसीसी का कुछ वो था, उसके लिए गए थे, वहाँ गए। हाँ, ये जा रहे थे मेरे साथ, रहे थे कुछ दिन, ये जा रहे थे दुबई जा रहे थे, तो तब का फोटो है ये। आप बहुत मिस करते हो फोटो देख के, आई एम श्योर। नहीं, उसको तो वैसे भी मिस करता हूँ मैं, हर रोज़ मिस करता हूँ शौर्य को तो। हाँ, ये छोटी सी थी, हम लोग कहीं गए थे कहीं, हाँ कुछ प्रीमियर था रेस का शायद, इसीलिए कुछ था दिखा। वहाँ। मेरी माँ ऑफ कोर्स, उनको कभी यकीन नहीं था एक्चुअली मेरी माँ को। वो बोलती है कि मैं बोल देती थी कि मेरा बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा टाइप में, ऐसे बोल देती थी, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चे के साथ टाइप में। So sweet। तो जब हुआ तो आई एम श्योर शी मस्ट हैव बीन, आज भी बोलती होगी, है ना? अब तो हाँ यूज्ड टू हो गई। क्योंकि स्वैग हो इनकी तरह और कोई ना हो। ये जब सीन हुआ तो बहुत ही, हुमा सामने बैठी हुई थी, और उसके सामने मुझे ये सब इशारे किनारे टाइप में करना था टाइप में, और वो ऐसा करके फ्लाइंग किस देती और मुझे ऐसे करना था। तो अब क्या है था ना, बहुत सारी अंदर ना रोमांस की चीज़ें भरी पड़ी थी मेरे अंदर, लेकिन कभी ज़िंदगी में उसको इजहार करने का मौका मिला नहीं था। पर आप रोमांटिक इंसान लगते हो मुझे, है ना? है नहीं, पहले था, मैं बहुत रोमांटिक था मैं तो, लेकिन मेरी हो नहीं पाया मेरे साथ इस तरह की चीज़ रियल लाइफ में। तो मैंने अपनी कमी पूरी की फिल्मों में। तो फिल्मों में जब भी ऐसा कोई सीन छोटा मोटा मिल जाता था तो मुझे फुल ऑन एक कुछ ज़्यादा ही हो जाता था मेरे से। ये सीन बहुत ही बढ़िया था, आज भी सोचते हो कि बड़ा मजेदार सीन हुआ होगा। इसमें भी बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस ऑब्वियसली बहुत पूरा फिल्म इम्प्रोवाइज है। अनुराग ऑन द स्पॉट लिखते थे सारा। सम आइकॉनिक फिल्म्स को याद करें और आपकी लाइफ के बारे में सुने। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू नवाज। थैंक यू रुदानी। एंड अमंग द वेरी फ्यू जो ट्रूली आर्ट के लिए आज
तक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। शो का एक रीति रिवाज है, छोटा सा एक रिचुअल है। आपको हम लेटर्स टू माय डैड है शो का नाम, आपको डियर डैड से शुरुआत करके एक सेंटेंस लिखना है आपके पापा के लिए और फिर नवाज साइन करना है। अगर आप उन्हें कुछ कह सकते या कहते, वो क्या कहते हैं? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गेस्ट को हमेशा पूछती हूँ मैं कि परमिशन लूँ पढ़ने की, पढ़ सकती हूँ? हाँ हाँ। This is the sweetest message ever. He wrote, "Dear Dad, I did it." नवाज, उफ, इसका जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा। ही मस्ट बी बहुत बहुत गर्व करते होंगे जहाँ पे भी आ जाए। सो थैंक यू सो मच नवाज, Thank you very much. थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम एंड लाइक आई सेड, मैं हमेशा हमेशा आपके लिए चीयर करूँगी क्योंकि आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो। Thank you very much. Yeah. थैंक यू सो मच नवाज।